और तो उसको, लेकिन अभी भी क्रांति हो सकती है। तो ये तो मेरे तो उसमें था, लेकिन शुरू शुरू में और मैं पिताजी के साथ मैं वहां जाता था कश्मीर में, वहां देखता था कि क्या आतंकवाद की भी सिचुएशन थी वहां पे। जैसे अभी भी गांधी आश्रम में चरखा वाला झंडा लहराया जाता है, आप गोलघर में देखेंगे वहां पर भी जो झंडा लगा है भारत का, वो एक्चुअली भारत का झंडा नहीं है। वो वो झंडा है जिसमें जो चक्र की जगह चरखा रहता है। तो वो जब वहां मैं श्रीनगर में गया, करण नगर में गांधी आश्रम का ऑफिस है, तो मैंने देखा वहां पर कि झंडा नहीं लगा हुआ लेकिन पेंट किया हुआ है। तो मैंने पूछा तो उन लोगों ने थोड़ा सा बहुत डिटेल में नहीं बताया, बताया कि नहीं यहाँ थोड़ा लगाना इशू होता है, दिक्कत होती है, कुछ नहीं लोग चाहते नहीं है लगाना, तो हम लोगों ने पेंट करवा दिया। बाद में हम लोग थोड़ा जम्मू जम्मू शिफ्ट हुए थे, और जम्मू जब शिफ्ट हुए तो वहीं पे आप लोगों ने सुना होगा पूरी पूरी बच्चों की बस उड़ा दी गई थी। तो पिताजी ने जहां ऑफिस शिफ्ट करके लिया था, वो उस एरिया का, वहां पर बहुत बड़ा एक गुरुद्वारा था, और गुरुद्वारे में बहुत सारे आतंकवादी भी आते थे, और उसी मेन रोड के किनारे वो ऑफिस था पिताजी का, और ठीक सामने जो है पूरी की पूरी बच्चों की बस को उड़ा दिया गया था, और उसमें बहुत सारे स्कूल जाने वाले बच्चे मर गए थे। एक दो बच्चे तो पागल भी हो गए थे क्योंकि उनके वो बस का वेट कर रहे थे, और उनके सामने ही वो बस पूरी की पूरी उड़ गई, और उनके फ्रेंड्स जो है मर गए। तो अपने फ्रेंड्स को मरे हुए देखते हुए, किसी का पैर पड़ा है, किसी का सिर पड़ा है, तो एक दो बच्चे पागल हो गए थे। और हमारे वहाँ कॉलेज में भी कुछ बम बम फटने लग गए, तो पिताजी ने बहुत फिर बहुत जब, और उसी टाइम ये जो कश्मीरी पंडित माइग्रेट होकर के आए थे, उस टाइम हम लोग उधमपुर में थे, मुझे याद है कि हम लोग अपने कैंपस को खोलते थे जिससे कि उनको फैसिलिटीज मिल सके। और तो वो चीज, मेरे फ्रेंड भी बहुत सारे कश्मीरी पंडित हैं, मैंने वो उस दर्द को बहुत गहराई से महसूस किया है। तो फिर पिताजी ने यहाँ गोरखपुर में हम लोगों को शिफ्ट किया, क्योंकि वहाँ कंडीशंस अच्छी नहीं थी, और हम लोग भी टारगेट पे थे। तो यहाँ गोरखपुर हम लोग शिफ्ट किए, और उसके बाद लेकिन मेरे को ये था ना कि थोड़ा सा जो मॉडर्न वे में अब कोई ऑर्गेनाइजेशन चले, तो इसलिए मैं गांधी आश्रम में नहीं गया। पिताजी कहते कि जो चले जाओ, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और मैं थोड़ा सा मैंने एमबीए की भी पढ़ाई करना शुरू की, और फिर उसके बाद मैं कुछ दिनों तक कॉर्पोरेट जगत में, बहुत फाइन कंपनीज में नहीं, लेकिन एनआईटी की फ्रेंचाइजीज में, इस सब में मैं रहा। वहां का भी, लेकिन ये कि अंदर का जो समाज सेवी जो अंदर मेरे जिंदा था, वो बार बार मुझे हुक मारता था। तो बाद में हम लोगों ने यहाँ कुछ लोगों के साथ मिलकर के एक स्कूल भी स्टार्ट किया था जब हम लोगों ने शिफ्ट किया था, वो अभी भी चलता है। लेकिन मुझे कुछ वहाँ कंडीशंस कोई बहुत कंजीनियल नहीं लगी, तो मैंने कहा नहीं, मैं एनजीओ सर्कल में ही वर्क करूंगा, और मैं फिर एनजीओ फील्ड में आ गया। मैं जैसे मानव सेवा संस्थान में भी रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ देर तक पानी संस्थान में भी रहा हूँ, और मैं एट प्रेजेंट भी सेफ सोसाइटी में हूँ लगभग 9 वर्षों से। कार्य करने के अनुभव मुझे एजुकेशन फील्ड का रहा है, हेल्थ फील्ड का रहा है। बिल गेट्स का जो प्रोजेक्ट गोरखपुर में चला है, वो कोर सिटी थी गोरखपुर। ये प्रोजेक्ट 4 कंट्रीज में था, उसमें गोरखपुर कोर सिटी थी इंडिया में। तो उस प्रोजेक्ट में भी रहा हूँ, और बच्चों के काम में, क्योंकि मुझे यहाँ पता लगा ऑर्गेनाइजेशन में कि रिसर्च वर्क है बच्चों का, तो मुझे बहुत अट्रैक्शन हुई, और मैं तब से उस रिसर्च वर्क में, और बहुत ब्यूटीफुल, बहुत गहरा रिसर्च निकल के आया। और कि क्या बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, क्या करना चाहिए, उसका सॉल्यूशंस क्या है, तो उसके बहुत ही गहरे सॉल्यूशंस हम लोगों ने फाइंड आउट किए। वो सब चीजें चल रही हैं। एनजीओ जगत की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे गवर्नमेंट ने अभी कोई सिस्टम नहीं बनाया है। अगर एनजीओ में कोई भी, पहले तो लोग कहते हैं कि प्रोजेक्ट आए, किसी ढंग से प्रोजेक्ट आए, तो प्रोजेक्ट अगर आता भी है, अगर कोई सेव करने वाला नहीं है, अगर थोड़ा अपनी सेविंग का नहीं चल, तो आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं, जो कि ना तो अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई सेटअप बनाया है, ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इतनी दी जाती है। कायदे से देखा जाए तो कम से कम 35% तक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो, तो बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी से काम एनजीओ में हो सकता है। लेकिन अभी ऐसा सिस्टम है नहीं। अगर कहीं 10% भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जाती है, तो वो भी कोशिश होती है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की उसको 5% कर दिया जाए। तो उससे ऑर्गेनाइजेशंस चलते नहीं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। आपको प्रोजेक्ट्स में ह्यूमन रिसोर्सेज की जो आती हैं सैलरीज, उसमें वो लोग नहीं होते जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए होते हैं। और
उसमें क्वालिटेटिव लोग चाहिए, अ, जिनको नॉलेज हो, दूसरी नॉलेज के साथ साथ आपके पास एक पैशन हो समाज सेवा, क्योंकि इस आजकल के जमाने में सभी लोग खूब पैसा कमाना चाहते हैं, खूब अपना नाम शोहरत करना चाहते हैं, लेकिन तो पैशन की भी जरूरत है, लेकिन केवल अच्छी नेक नियति से काम नहीं चलता। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास मेथोडोलॉजी नहीं है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी आज के जमाने में चलाना आसान है, एक एनजीओ चलाना आसान नहीं है। जो पुराने के चल चुके वो चल चुके, और अब रूल्स एंड रेगुलेशंस इस ढंग के बन गए हैं, इट इज नॉट इजी टू ऑपरेट। और अ, तो जो ऐसे लोग जिनके पास स्किल्स हो, नॉलेज हो, उनको हायर करने के लिए भी काफी पैसा चाहिए होता है, तभी ऑर्गेनाइजेशन चल पाते हैं। और अकेला चना भाड़ फोड़ता नहीं, टीम के बिना कोई काम होता नहीं। मूल रूप से ये है कि अगर हमारे पास भावनाओं की विशुद्धता है तो धीरे धीरे रास्ते भी निकलते हैं, लेकिन केवल भावना से काम नहीं चलता, धीरे धीरे हमें स्किल्स को गेन करना होता है। तो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही है, लेकिन थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग भी रही है, क्योंकि हम रह तो इसी समाज में रहे हैं, हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना होता है। अभी मैं सोच रहा था, वही अभी मेरी बिटिया दिल्ली में पढ़ रही है, तो मैं सोच रहा था कि भैया जितना मैं अर्न करता हूँ तो उतने से तो बिटिया की पढ़ाई भी नहीं हो सकती। तो ये सब चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हैं, अ, लेकिन ये है कि जो आत्मिक संतोष समाज सेवा को करने के बाद मिलता है, बेनिफिशरीज के बाद करने को मिलता है, तो वो एक उसका एक लेवल अलग ही है। और अब काफी स्क्रूटनी है, वो जमाना चला गया कि कुछ लोगों ने गवर्नमेंट के पैसे खा लिए या एफसीआरए के पैसे खा लिए और कुछ खुद खुद अमीर बन गए। वो अब जमाना चला गया, बहुत स्क्रूटनी है, इतना आसान नहीं रह गया कोई भी चीज। और दूसरी चीज की, जिसके अंदर अगर हृदय की विशुद्धता के लिए कोई कार्य कर रहा है तो उसको वो चाहिए, लेकिन वो सबके अंदर है। जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छी फीलिंग होगी, और निश्चित रूप से लगे रहना चाहिए। मूल रूप से आप किस विषय पर बातचीत करना चाहते हैं वो अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं फिर उस पर स्पेसिफिक बात करूंगा। ओके ब्रजेश जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने थोड़ा सा अपनी अपने पास्ट के अपने यानी बेस को बताया। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये एक पॉडकास्ट का माहौल है। एक्चुअली ये जो प्रकल्प है ये ब्रह्मास मीडिया ग्रुप का ये प्रकल्प है। ठीक है, आपको पता है हम लोग के बहुत सारे प्रकल्प हैं जो वर्कआउट करते हैं। तो इस प्रकल्प का मकसद है पूरे देश में बहुत सारे समाज सेवी जो किसी एनजीओ में काम कर रहे हो, एनजीओ बना के काम कर रहे हो या एनजीओ नहीं बनाना चाहते हैं और स्वतंत्र काम करते हैं जिसको फ्रीलांस वर्क करते हैं। तो ऐसे लोग काम करते हैं और हमारा ये जो प्रकल्प है इसका काम है एक तरीके से गुड न्यूज़ फैलाना, लोगों को बताना कि नहीं आप जो प्रॉब्लम देख रहे हो उसका समाधान ब्रिजेश जी हैं, उसका समाधान टीम तारा के विशाल जी हैं, उसका समाधान अनिल जी हैं। ठीक है, तो इसका एजेंडा क्या है कि हम लोग मिल कर के इसको बोलते हैं मीट द मित्रम। मीट द मित्रम का मतलब हो गया कि हम ऐसे लोगों को सर्च आउट करते हैं जो समाज को कुछ बेहतर बनाने के लिए खुद कर रहे हैं, वो सरकार या किसी तंत्र पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम मित्रम कहते हैं, यानी ये संत हैं, ये समाज के रियल पिलर्स हैं और 2% लोग ही ऐसा काम कर पाते हैं। 98% सिर्फ मक्कारी करते हैं, चाहे वो धर्म के नाम पे करें, चाहे वो नेतागिरी के नाम पे करें, चाहे वो किसी भी नाम पे। तो ये जो हमारा प्रकल्प है ये मक्कारों का नहीं है, हमको क्रीम चाहिए, वो क्रीम जो रियल काम कर रहा है, और हम ये जानना चाहते हैं कि वो ये क्यों कर रहा है, उसका क्या मकसद है। प्रोपागेंडा फैलाना, लोगों को चूतिया बनाना, या रियल में समाज को बेहतर बनाना। अगर आप रियल में समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मित्रम माता की चौपाल ये हमारे हर संडे लगता है, इसको मित्रम की हम लोग एक तरीके से मित्रम का यूनिट है, मित्रम स्कूल ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, तो इसमें हम लोग आपके जैसे लोगों को अपने टीचर के तौर पे कह सकते हैं अपॉइंट करते हैं। ठीक है ना, तो शायद ये वर्ड अपॉइंट करना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्यूरेट नहीं, क्योंकि अपॉइंट करने का मतलब है कि हम ये नहीं कहते कि हम आपको सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, पर हम आपके जैसे लोगों को ढूंढते हैं और हमने कह दिया कि भाई अगर अनिल जी को समाज सेवा करनी है तो वो आपके साथ जुड़ें, वो जाने कि ब्रजेश जी कौन है, क्या कर रहे हैं। अज़ामुल्ला जी वो जुड़े हुए हैं, अब उनका मन कर रहा है कि यार मैं भी इस फील्ड में काम करूं, तो वो भी आपको फॉलो करें। यानी वो लोग जो संस्था बनाए हो या संस्था ना बनाए हो इससे कोई मतलब नहीं है,
हम किसी धर्म या संप्रदाय का प्रचार नहीं करते हैं। हम लोग लोगों का प्रचार करते हैं। लोग कौन? जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी सोच अच्छी है, उनके एक्सपीरियंस से हम समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हमको 1,000 लोगों को ट्रेनिंग नहीं करना, हमको उन लोगों को ट्रेनिंग देना है जो चाहते हैं। तो ये एक फ्री मंच है, यहाँ पे फ्री प्रोफाइल है। हर हफ्ते हमारे पैनलिस्ट होते हैं जो टॉप मीडिया पर्सन हो सकते हैं। टॉप, जब मैं टॉप वर्ड यूज़ करूँ इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जी के द्वारा वो सम्मानित हैं। इसका मतलब है वो अपने काम में दक्ष हैं और उन्होंने अपनी दक्षता अपने कार्य के अनुभव से हासिल की है, स्ट्रगल से हासिल की है। उनको पैसे के सोर्सेज रहे हो या नहीं रहे हो, पर वो रुके नहीं। तो इस तरह के माहौल में अपने आप को ले आना और अच्छे लोगों को सुनना, मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत ही खूबसूरत अनुभूति है। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। ठीक है। तो इस ये जो लिंक है ये मिल तो जाता है बहुत से लोगों को, लेकिन हर कोई यहाँ पे आ नहीं पाता है। तो इसको हम बोलते हैं प्लानट एक्स। प्लानट एक्स यानी एक रूम है, एक डिजिटल रूम है, जहाँ हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। भाई कोई भाई साहब बंडी में बैठे हैं, कोई लेटे हुए हैं, कोई चाय पी रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं। यानी कोई दबाव नहीं है कि नहीं आपको ऐसे ही रहना है। हर कोई आज़ाद है। और यहाँ पे हम लोग कोई जाति संप्रदाय से नहीं है, हम सभी मित्रम हैं। मित्रम का मतलब समाज सेवी हैं। तो हम सभी अपना एक्सपीरियंस, अपने मन की बात शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ यूनाइट होते हैं और यूनाइट हो के समस्याओं से लड़ते हैं। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि ब्रिजेश जी अगर आज आपने हमारे मंच पे कोई बात बताया, तो बहुत से लोग ढूंढेंगे कि भैया वो ब्रिजेश जी को बताया जाए, ब्रिजेश जी से कैसे मुलाकात हो सकती है, हम उनसे कैसे सीख सकते हैं। तो उस समय हमारे मंच जो होता है ये टीचर्स को स्टूडेंट्स के साथ मिलाता है। हो सकता हो ब्रिजेश जी को भी गोविंद जी से बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। तो यहाँ क्या है, हम सभी स्टूडेंट्स भी हैं और हम सभी टीचर्स भी हैं। और मैं, आप कह सकते हैं दीप मित्रम, मैं इस पूरे मंच का एक कह सकते हैं कि सूत्रधार, जो इस मंच को पिछले कई सालों से चलाता आ रहा है। ये एक्चुअली हमारा 5वां सीज़न है, बट इसको हम लोग थर्ड सीज़न ही कहते हैं। बहुत जल्दी मॉडिफिकेशन किया जाएगा। आज हमारा 10वां एपिसोड है। तो 10वें एपिसोड में जाने कितने ही अच्छे अच्छे लोग आए, अपनी बातें रख करके गए। हमारे पास एक डाटाबेस पूरे देश से बन जाता है। तो ब्रिजेश जी पहले तो थोड़ा सा फीडबैक दें कि आपको ये मॉडल कैसा लगा और कैसा लगता है, क्योंकि आप कई बार जुड़ नहीं, चुके बीच हैं। बीच में कभी कभी मैं आपसे जुड़ता हूँ, ये मॉडल अच्छा है। आ, किसी भी चीज को, जैसे मैंने अभी कहा कि नहीं काफी मुश्किल है, वो मेरे जो वर्ड्स थे वो इसलिए था कि जो परसेप्शन बनी हुई है पुरानी एनजीओ की, उस तरीके से हम चलेंगे, गवर्नमेंट से फंड मिल जाएगा, कहीं से एफसीआरए से फंड मिल जाएगा और हम कर लेंगे। तो वो अब सिचुएशन चेंज चेंज हो गई है। आपका फॉर्मेट जो अच्छा है वो इस रूप में अच्छा है कि अभी जैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी कल मैं बोल रहा था, चाहे कॉर्पोरेट जगत हो, चाहे एनजीओ हो, या कोई भी प्रकल्प हो, यदि आप उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं करिए। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत काम किया, क्योंकि हमारे पास रिसर्च प्रोजेक्ट था, तो हमने उसमें आगे बढ़, और ये रिसर्च जो है किताबी रिसर्च नहीं था कि रख देना है और उस पर कुछ काम नहीं करना है। एक्शन रिसर्च था, जो भी वर्ल्ड भर से हम सोल्यूशन ढूंढते थे और उसमें समाधान जो बेस्ट निकलता था उसको हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते थे। तो बहुत हमने काम किया। लेकिन ये जो बहुत काम करना है, ये भी कई बार जो एक पैशन होता है समाज सेवा में, वो बाधक बनता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई एक चीज चुनिए और उसको पूरे अंत तक ले जाइए। कहने का अर्थ ये है, जैसे आपका ये प्रकल्प है मित्रम वाला जो आपने, इसको मैं कई बार आपको कहता भी हूँ कि आप बहुत वास्ट कर देते हैं इसमें, उसमें से फिल्टर करके सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब जैसे बच्चा ही है, बच्चे के एक फैक्टर नहीं है, 50 फैक्टर है, लेकिन उसमें से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उसको फिल्टर करके और उसको हम काम करना शुरू करें और उसको अंत तक ले जाएं। अंत तक ले जाने का मेरा मकसद क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है? जैसे कोई एक आदमी कॉन्सेप्ट दे सकता है, एक अपनी सोच दे सकता है, अपनी समझ दे सकता है, लेकिन अकेले काम नहीं कर सकता। जब तक टीम आपके पास नहीं है तब तक आप उस अच्छा काम नहीं कर सकते। तो लाइक माइंडेड लोगों को अपने साथ जोड़ना, ये आप काम कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत अच्छी बात है ये। और वो जो टीम है उसके अंदर एक फिर पैशन आए, राइट पर्सन एट राइट प्लेस हो, उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग, उसके पैशन के अकॉर्डिंग। कई बार नॉलेज की डिग्रियां तो बहुत रहती हैं लेकिन उसका स्किल कुछ नहीं होता, मैं देखता हूँ लोगों के पास। और उसका पैशन भी नहीं होता लेकिन डिग्री बहुत होती है। तो ये कई सेगमेंट्स को लेकर के राइट प्लेस एट राइट पोजीशन हो,
और एक कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेशन होते हुए टीम काम करे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। टीम ही जड़ में है। तो जैसे आप बहुत सारे लोगों को जोड़ रहे हैं, खुद में एक प्रोडक्टिव टीम बने, बहुत अच्छी बात है। प्रोडक्टिव इन द सेंस नॉट इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ओनली, क्वालिटी ऑल्सो। उसमें हमारी क्वालिटी क्या है, एक दूसरे के लिए हम कितना कोऑर्डिनेट करते हैं, मकसद के लिए हम कितना आगे रहते हैं, क्या क्या अपने योगदान देते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज उसकी सेल्स एंड मार्केटिंग, जो हम अपने फील्ड में कहते हैं एडवोकेसी एंड लाइजनिंग। जब हम कोई काम कर रहे हैं उसकी प्रॉपर हम डॉक्यूमेंटेशन रखें, उसके वीडियोस, उसके फोटोग्राफ्स, उसके उसके जो बेनिफिशरीज हैं उनके वर्बेटिम्स, उनके जो उसके साथ साथ हमारा जो प्री एंड पोस्ट, जो हमने जब काम शुरू किया था तब क्या स्थिति थी, और 1 साल के बाद क्या स्थिति हुई या 3 साल के बाद क्या स्थिति हुई, उसका डेटाबेस, क्या क्या बेनिफिट हुआ, क्या अंतर आया, एक वैलिडेशन, मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन। वो जब हमारे पास होगा तो हम किसी के पास भी जाएंगे तो अपने जो हम काम कर रहे हैं उसको हम प्रूव कर पाएंगे, उसको दिखा पाएंगे, समझा पाएंगे, उसको अपने पैशन के साथ जोड़ पाएंगे, और उसके साथ फिर हम फंड भी लेकर के आ पाएंगे। क्योंकि फंड भी एक महत्वपूर्ण बात है। आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें जब आपके पास फंड आएगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये चीज हो जाती है तो वो जो फंड है उसको मैनेज करना, क्योंकि अपने पास से हमेशा लगा के आप काम नहीं कर सकते। सबकी एक सीमा होती है। जब आपके पास फंड आएगा और वो प्रॉपरली अगर मैनेज नहीं हो रहा है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उस फंड में आपके पास सही समय पर आपके पास वो फंड अवेलेबल हो, उस वो केवल बैंक में न रहे, वो काम करने के टाइम कैश फ्लो उसका प्रॉपर हो। और कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं भी होता है, अपने पैशन के कारण हम काम करते रहते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन कैसे जल्दी से जल्दी उसको हम नो प्रॉफिट नो लॉस तक ले आए। क्योंकि है तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जब तक आपके पास कुछ पैसा बचेगा नहीं आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उसको ब्रेक इवन पॉइंट तक हम कैसे उसको लेकर के आए, और जल्दी से जल्दी अपनी जो एक्टिविटीज को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हुए, प्रॉपरली मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन देते हुए, प्रॉपरली उसको आगे प्रस्तुत करते हुए उससे फंड लेकर के हम प्रॉपर फंड को यूटिलाइज करके फिर आगे बढ़े। फिर होता है अगर अगर तो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है या जो आपने जो प्रकल्प बनाया आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तब जो मेजर जो मेन टीम होती है, जो कोर टीम होती है, उसके विजन में, उसके काम करने के तरीके में गलती होती है, तब आगे नहीं बढ़ पाते। नहीं तो अगर ये चारों स्थितियों में अगर चीजें सब कुछ ठीक ठाक है तो कोई भी, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे इंडिविजुअल हो, वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो पीछे जा ही नहीं सकता। अगर प्रॉब्लम आती है तो यही प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं होती हैं, क्योंकि हम भी जहां काम कर रहे हैं अपने आप को इवेल्युएट करते हैं, हमारा क्या गलतियां हुई हैं क्या। तो मैंने कहा, मैं स्वयं कह रहा हूँ कि ओवरवर्क ही कई बार गलती हो जाती है। हमने इतनी सारी दिशाओं में काम कर लिया, लेकिन एक दिशा को हम पकड़ के बहुत अंत तक नहीं पहुंच पाए। बहुत ज्यादा काम, बहुत सारी दिशाओं में काम करने की बजाय अगर हम एक ही पकड़ें और उसको अंत तक ले जाएं, और जब वो बिल्कुल फ्लरिश हो जाए, सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए, तब हम दूसरे पे जाएं। क्योंकि जरूरी तो बहुत कुछ है, जरूरी तो फिजिकल भी है, मेंटल भी है, सब कुछ है, लेकिन हमें प्रायोरिटी को लेकर के एंड पॉइंट तक ले जाना बहुत ही जरूरी होगा। तो डेफिनेटली आज भी अच्छे लोगों को लोग खोज रहे हैं कि क्योंकि मिले जो अच्छे काम करने वाले, अच्छे रिजल्ट ओरिएंटेड देने वाले हों, उनको भी लोग खोज रहे हैं, उनको भी कम मिलते हैं। तो उनकी उनकी नीड है, उनकी पूछ है, और बहुत अच्छा हो सकता है, और ये प्रकल्प बहुत आगे जा सकता है। बस जो मैंने आपको इशारा किया, जो मैं पहले भी आपको बोला हूँ, कि इसको बहुत ज्यादा 25 चीजों में न लगा करके 2 3 4 चीजें फिल्टर करिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और जिसमें आप केवल जरूरी से नहीं होता, हमारे पास स्किल्स किसमें ज्यादा है, हमारे पास टीम किसमें अच्छी है, कौन कौन योगदान दे सकता है, किसको हम प्रूव जो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि कुछ चीजें प्रूव करने में मुश्किल होती है, चेंज उसमें आता है, जैसे बिहेवियर चेंज है, वो भी, उसके भी इंडिकेटर बहुत अच्छे होते हैं, उसको भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए काफी मेहनत करके फिर आप प्रूव कर, अगर आपने बहुत अच्छे से उसके इंडिकेटर्स बनाए हैं तो आप बहुत अच्छे से प्रूव कर ले जाएंगे। तो जब आपको प्रूफ करना होगा कि हमने चेंज किया है, तो मेरा सुझाव यही है आपको। बाकी इससे तो मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ, इसीलिए आपके साथ बीच बीच में जुड़ता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, काफ़ी अच्छा सजेशन आपने हम लोगों को दिया।